किए गई थी मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को कुछ विशेष कार्यों से कुछ जगह और जाना है, इसलिए हमारा कार्यक्रम प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारे प्रशिक्षकगण यहाँ मौजूद हैं, वो हमें प्रशिक्षण देते रहेंगे। और कार्यक्रम की चूंकि हमारी अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर एपी वर्मा प्रदेश महामंत्री जी कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ अंतिम समय तक यहाँ विराजमान रहेंगे। हमको उनके उद्बोधन उपरांत ही जो है यहाँ से जाना है, और चूंकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को कुछ कार्यों से जाना है, इसलिए मैं बिना अविलंब किए हुए आदरणीय मुख्य अतिथि प्रताप भानु शर्मा जी से आग्रह करूंगा वो हम सब लोगों का उत्साहवर्धन करें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय प्रताप भानु शर्मा जी जिंदाबाद, आदरणीय राजेश शर्मा जी जिंदाबाद। थोड़ा इससे हटके भी नारा लिखवा देते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की नगरी में तो भोले बाबा के नारे लगने चाहिए, फिर हम सब उनके दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जो जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष जी बैठे हैं ना, अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले भोले बाबा देव तालाब के मंदिर में आकर इन्हें धोख दिए, और उनकी अध्यक्षता में रीवा जिले की 8 सीटों पर कांग्रेस विजयी हो, ये दरखास्त उनकी दरबार में लगाई। सामान्य अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी आदरणीय इंजीनियर राजेश शर्मा जी, कांग्रेस से 3 बार विधायक रहे। हमारे सम्मानीय साथी जिन्हें रीवा जिले का इतिहास, भूगोल, कार्यकर्ताओं में पेट सब याद है, इनकी स्मरण शक्ति की जितनी तारीफ की जाए आईएमपी वर्मा जी के उसमें कम है। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष आनंद सिंह जी हमारे बीच में विराजमान, जो भोपाल से आए हैं, हमारे प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो समझाएंगे कैसे, काफी कुछ तो हमारे राजेश शर्मा जी ने समझा दिया है, और वो तकनीकी पॉइंट पर आपसे चर्चा करेंगे। खरे जी हमारे इस तरफ बैठे हुए पुराने सरपंच साहब जो पांडे जी, सबसे अनुभवी दिखे तो मैं क्या आप बैठिए यहाँ पे। जिला कांग्रेस कमेटी के तरफ से प्रभारी देव तालाब के भाई मनोज के चुनाव की महत्वपूर्ण बेला है। इस चुनाव की महत्वपूर्ण बेला में हम उन लोग, जैसे आप लोग कितने बूथ है इधर 98, तो 98 बूथ पे अगर आप गुणा भाग लगाओगे तो कम से कम 98,000 मतदाता रहता होगा, है ना। और लगभग 2.25 लाख की आबादी होगी। तो क्या यहाँ 2.25 लाख लोगों को बुलाया है क्या? बताइए, बुलाया है क्या? किसको बुलाया है? उनको बुलाया है जो पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए आप बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार अपने लिए आप ताली बजा लीजिए। आज देवताला विधानसभा की देवताला ब्लॉक में अति महत्वपूर्ण बैठक, अति महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जिसमें भूमिका तय होती है उसमें महत्वपूर्ण की बात होती है, आपकी उपयोगिता की बात होती है। बैठक में उपस्थित हमारे आपके संगठन के प्रभारी भानु प्रताप शर्मा जी, जो कि आवश्यक काम से चले गए हैं, एवं जिला अध्यक्ष श्री राजेश शर्मा जी, और पूर्व विधायक हमारे एमपी वर्मा जी, एवं पूर्व विधायक विद्यावती पटेल जी, और ब्लॉक के अध्यक्ष हमारे आनंद सिंह जी, ब्लॉक प्रभारी आनंद पटेल जी, एवं कांग्रेस की मातृ संस्था जिसको सेवा दल मातृ संस्था बोलते हैं, सेवा दल के हमारे प्रदेश के सचिव आदरणीय एसएस तिवारी जी, एवं मंचासीन समस्त पदाधिकारीगण, एवं सबसे महत्वपूर्ण मंडलम सेक्टर एवं ब्लॉक के साथीगण। साथियों,
बिल्कुल बच चुका है, बच चुका ना। हम अपना काम छोड़ के आए हैं, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, हो सकती है एक तरह से कि चुनाव घोषणा हो चुकी है। तो हमें तैयारियां क्या क्या करनी है, किन बिंदु पर करनी है। जैसे आपने देखा होगा कि जब युद्ध का आगाज होता है तो सैन्य अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास होता है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सेना के पदाधिकारियों को, सेना के लोगों को आता नहीं है, लेकिन ये शिक्षण नहीं है, ये प्रशिक्षण है। अपनी क्षमताओं को आकार देना, तराशने का काम होता है। आपकी क्षमता में संदेह किसी को नहीं है, लेकिन समय की आवश्यकता को देखते हुए हमें अपने जीवन में क्या परिवर्तन करने हैं, हमें अपनी कार्यशैली में क्या परिवर्तन करना है, ये देखना बहुत समझ का काम होता है। आप सहमत इस बात से कि नहीं? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तो साथियों, आपके सम्मान में 2 लाइन बोलकर मैं अपनी बात को शुरू करूंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आप बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, आप बहुत ताकतवर भूमिका में आने वाले हैं, आ चुके हैं। अगर हम भूमिका का निर्वहन करेंगे तो उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भरोसे को अब कसौटी पे खड़ा, अपने आप को उनकी कसौटी पे खड़ा उतार पाएंगे, तभी कहलाएगा कि इस व्यवस्था में परिवर्तन कुछ उपयोग होगा। साथियों, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि किससे कहानियों में बड़ी प्रेरणा मिलती है, मिलती नहीं मिलती है, सीख भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है। छोटी सी 2 मिनट की मोटिवेशन स्टोरी रहेगी, यदि मंच इजाजत दे तो मैं उसके साथ शुरू करता हूं। ये जो कहानी है, इस कहानी में हमें आप दिखेंगे। साथियों, एक बार एक जंगल में आग लगी, बहुत विशाल जंगल था, चारों तरफ नदी से घिरा हुआ जंगल था। उस जंगल में जब आग लगी तो आग धीरे 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 करके पूरे जंगल में फैलती गई। जब आग फैली तो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी और प्राणियों का भी जीवन खतरे में आ गया। तो वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल से भागने लगे। उड़ने वाले पक्षी उड़ के जाने लगे, तेज दौड़ने वाले पशु पक्षी तेज दौड़ने के जाने लगे, और जो रेंगने वाले थे वो रेंग रेंग के भागने लगे। जब ये भगदड़ मंदिर में चल रही थी अपनी जान बचाने के लिए, जंगल में जब भगदड़ चल रही थी तो एक नजारा दिखता है। एक छोटी सी टिटहरी पास की नदी से 2 बूंद पानी लाकर अपने घोंसले में डाल रही थी। उसका बार बार अपने घोंसले में चोंच में 1 बूंद पानी लेकर डालना लोग देख रहे थे, पक्षी देख रहे थे, पशु देख रहे थे। उन्होंने कहा, एरी तुम पागल हो गई है क्या? इतने विशाल जंगल में आग लगी है और तो अपने घोंसले को बचाने के लिए अपनी चोंच में 1 बूंद पानी डाल रही है, क्या आग बुझा पाएगी क्या? तो टिटहरी ने क्या जवाब दिया? टिटहरी ने जवाब दिया कि जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, तो तुम्हारा नाम भागने वालों में लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ये भूमिका आपकी है। साथियों, हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता है। पहले तो आप मुस्कुरा लीजिए, एक बार हल्के हो जाइए, मन से हो जाइए, मुस्कुराइए कि आप कांग्रेस में हैं। मुस्कुरा लीजिए पूरे मन से, मुस्कुरा लीजिए। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है, आपने राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, आपने राजनीतिक दल जब होता है तो संगठनात्मक भूमिका भी होती है। हमारे पार्टी के जो अनुशासित संगठन है, उस संगठन में हम इकाइयों को देखते हैं तो जिलाध्यक्ष देखते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष देखते हैं, और ब्लॉक अध्यक्ष के बाद अब क्या देखते थे, सीधा या तो नगर अध्यक्ष तो सीधा बूथ पे आते थे कि आते थे। अब आप ये देखिए, ब्लॉक अध्यक्ष से लेके बूथ तक का एक जो लंबा हमारा अंतर होता था, जो लंबा हमारा गैप होता था, जो लंबा हमारा कम्युनिकेशन वार्तालाप का गैप होता था, वो भाग नहीं था। आप ही बताइए,
हमें बूथ पे कोई समस्या आ रही है तो बूथ कमेटी के लोग बात करते थे, अपनी बात को ऊपर पहुंचाने के लिए हमें ब्लॉक अध्यक्ष से संपर्क करना पड़ता था, सलाह मशवरे के लिए ब्लॉक अध्यक्ष की आवश्यकता होती थी कि नहीं होती। लेकिन इस बार आप देख रहे होंगे संगठन की भूमिका को सुलभ बनाने के लिए, संगठन की भूमिका को पारदर्शिता लाने के लिए, संगठन की भूमिका को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए कुछ पदों का सृजन हुआ, जैसे मंडलम सेक्टर, बीएलए। मंडलम सेक्टर की नियुक्ति तो हुई है, मंडलम सेक्टर का करना क्या है, मंडलम सेक्टर का क्या काम होगा, मंडलम का क्या काम होगा, ये आपको बताया गया होगा। लेकिन थोड़ा सा उसमें सुधार ये करना है कि बीएलए का क्या काम होगा, बूथ कमेटी क्या होगी, इस विषय पर बात करेंगे। जब कोई भी दिशा निर्देश का प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से आती है तो उस दिशा निर्देश का या जो भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आते हैं, उन कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सूचित पहले जिलाध्यक्ष को किया जाता है। तो क्या ये संभव है एक जिलाध्यक्ष इतने बड़े क्षेत्र में जाके वो कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर सकता है? क्या बताइए, नहीं कर सकता। तो उस इकाई में क्या वो कार्यक्रम किया जाता है ब्लॉक पर। तो भौतिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम ये भी देखें कि जो हमारे ब्लॉक का पदाधिकारी गण है तो उसका भी कम से कम दायरा 20 से 25 किलोमीटर का है कि नहीं है, कम से कम। तो क्या एक ब्लॉक अध्यक्ष सभी जगह कर सकता है? क्या वो क्रियान्वयन नहीं कर सकता ना? तो उसी श्रेणी में, उसी क्रम में मंडलम और सेक्टर की गठन किया गया है, ताकि हमारे जो भी कार्यक्रम, जो भी सूचना ऊपर से आती है, क्योंकि चुनाव है, चुनाव के समय में अति महत्वपूर्ण सूचनाएं आएंगी, जानकारियां आएंगी। यदि समय पर हमें जानकारियां प्राप्त नहीं हुई तो उन जानकारियों के प्राप्त समय पर न होने पर यदि वो भूमिका नहीं निभा पाए, काम नहीं कर पाए, इसमें हमारी अस्पष्टता चलाई। बीएलए मंडलम को क्या करना है? जैसे मंडलम ने आपके मंडलम की कमेटी बनाई होगी, हमारे मंडलम के अध्यक्षगण हैं क्या है ना? तो मंडलम की आपने कमेटी बनाई होगी। सबसे बड़ी गलती हम एक चीज करते हैं कि जब हमें कांग्रेस पार्टी की बात करनी होती है, राजनीतिक पार्टी बात करनी होती है, तो हम अपने ब्लॉक में 20 से 25 लोगों से बात कर लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमने संपूर्ण कार्य कर लिया। आप ये बताइए, क्या 20 से 25 लोगों के हिसाब से 30, 35, 40 बूथों को चलाया जा सकता है? नहीं चलाया जा सकता। तो उसमें आप मंडल कमेटी के साथ साथ एक समन्वय समिति जरूर बनाएं। समन्वय समिति में कौन लोग हों? समन्वय समिति में मंडल के अंतर्गत जो सेक्टर आते हैं, सेक्टर में जो रहने वाले, सामाजिक प्रभाव रखने वाले, जो गैर राजनीतिक हैं लेकिन हमसे ज्यादा तजुर्बा रखते हैं, जिनका सामाजिक प्रभाव अच्छा है, उन लोगों को भी अपनी कमेटी में शामिल करें। इसी तरह सेक्टर कमेटी में भी हमें इस तरह से समन्वय समिति बनानी है। मंडल सेक्टर के बाद बीएलए आता है। जैसे अभी तक हम सुनते आए हैं कि बीएलओ होता है, बीएलओ के बारे में बताया गया है, बीएलओ एक सरकारी कर्मचारी होता है, सिविल ऑफिसर। पहली बार चुनाव निर्वाचन नियमावली के आधार पर आप लोगों की बीएलए की नियुक्ति की गई है। बीएलए कौन? बूथ लेवल एजेंट, जो कि राजनीतिक कार्यकर्ता होता है, किसी एक राजनीतिक दल से का वो प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि केवल बीएलए हम ही नहीं बने हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सभी के कार्यकर्ता भी बीएलए बने हैं। तो हमें सुस्ती नहीं लानी है। ये मत देखें कि हमारा संगठन जमीन तक जा रहा है, हमारे संगठन में काफी लोग जुड़ गए हैं, लेकिन भीड़ कभी दिशा नहीं देती, दिशा हमें खुद देनी पड़ती है। जब बीएलए को आप समानांतर कड़ी है, बीएलओ के साथ बीएलए की समानांतर कड़ी है, आप निर्वाचन नियमावली के आधार पर हैं, आपको शायद नियुक्ति पत्र मिला होगा, एक फॉर्म मिला है क्या भैया बीएलए की नियुक्ति का? तो वो उस पर आप देख सकते हैं। तो ये निर्वाचन नियमावली में आप दर्ज हैं। आप वोटर लिस्ट के मामले में बीएलओ को हस्तक्षेप कर सकते हैं। जैसे हम लोग सुनते थे कि बीएलओ में हमारे यहाँ कब आया कब चला गया, हमें पता ही नहीं चलता था ना। हमें अपने मतदाता सूची में अपने परिवारजनों के नाम जुड़ाने होते थे और फर्जी नाम कटाने होते थे। जो लोग हमारे इस लोक से परलोक चले गए हैं उनके भी नाम कटाने होते थे, और जो हमारी बहन बेटी हमारे ब्याह हो गया दूसरे घर चली गई उनके भी नाम कटाने होते थे।
और जो हमारे घर परिवार में बहुएं आई उनके नाम जोड़ाने होते थे, तो आप खुद बताइए, आपने कई बार आवेदन भर के दिया होगा, तो जब वोटर लिस्ट का प्रकाशन होता था तो आप देखते थे कि हमारा उसमें नाम नहीं जुड़ पाया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अब बूथ पर काम करने के लिए जो बीएलए की नियुक्ति की गई है, उनका काम वोटर लिस्ट पे ही महत्वपूर्ण है। साथियों, तैयारियां कितनी भी कर लेंगे, सभाएं कितनी भी कर लेंगे, भीड़ कितनी भी जुटा लो आप, धरना प्रदर्शन कितने भी कर लो आप, बड़े नेताओं के भाषण कितने भी बुला लो आप, सुना लो आप, बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को बुला लो, वो भी जरूरी है। लेकिन यदि हमने बूथ पे काम नहीं किया तो आप बताइए क्या भाषणों से हम जीत जाएंगे, धरना प्रदर्शन से हम जीत जाएंगे? आप देखिए, हर सभा में लगभग लाख 2 लाख लोग आते हैं और हर नेता कम से कम 50 हजार लोगों की भीड़ जुटाता है, लेकिन 50,000 की भीड़ जुटाने वाला ही कम से कम 25,000 से चुनाव हारता है। आपने देखा होगा। थोड़ा सा हमें कार्यशैली में परिवर्तन करना है। हमारी विधानसभा में कितने बूथ हैं सर? 266। जैसे वोटर लिस्ट करना क्या है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वोटर लिस्ट करना क्या है? जैसे हम सभी लोग हैं, हमारे देश के अंदर, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के अंदर और संविधान के अंदर एक स्वतंत्रता है हमारे पास कि कोई कुरान पढ़ता है, धार्मिक ग्रंथ, कोई गीता पढ़ता है, कोई बाइबल पढ़ता है, कोई गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता है, पढ़ता नहीं पढ़ता? तो जब भारतीयता की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम एक संवैधानिक व्यवस्था में रहते हैं, हम भारतीय हैं, ऐसा बोलते हैं ना? तो उसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये मतदान, जो चुनाव होता है ना, चुनाव की प्रक्रिया को मजबूती से अपने अपने तरह के लिए निभाने के लिए हमें वोटर लिस्ट मिला है। मिला कि नहीं मिला? तो राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा आपका सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा होना चाहिए? हमारा आपका सबसे बड़ा ग्रंथ होना चाहिए मतदाता सूची, क्योंकि मतदाता सूची ही एक ऐसा माध्यम है कि बगैर उसके अध्ययन के आप कभी चुनाव नहीं जीत सकते। हमें किसी कमरे में जाना है, यदि उसमें ताला लगा है, उस ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ेगी, तभी घुस पाएंगे। मतदाता सूची वही माध्यम। आप ये देखिए, मतदाता सूची में लगभग 1000 या 1200 नाम होते हैं, होते नहीं होते? सभी लोगों को 1200 लोगों से हम संपर्क कर सकते हैं क्या हमें 1200 लोगों पे काम करना है क्या? ये हमें समझना बहुत जरूरी है। हमें 1200 लोगों पे ताकत नहीं लगानी है। हमारी ताकत, हमारा समय कब, कितना, कहां और किसके माध्यम से लगाना है, ये बहुत बड़ा विषय है। गलत दिशा में प्रयास करने से हम कहीं मंजिल पर नहीं जाते। तो वो कहते ना कि एक कदम रखा था गलत राहे शौक में, एक कदम रखा था गलत राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। हम गलत चलेंगे तो मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो मतदाता सूची में सबसे पहले हमें फिल्टर ये करना है, मतदाता सूची में सबसे पहले फिल्टर ये करना है। आप ये बताइए, ऐसा कोई अच्छा अपने आप को कार्यकर्ता समझता हो, नेता समझता हो, चाहे मंच पर बैठे हो, वो हाथ उठा दें। क्या आपकी पोलिंग पे 1200 वोटर हैं? क्या आप अपनी पार्टी को 1200 वोट दिला सकते हो क्या? कोई किसी ने हाथ नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी 1200 वोट दिला सकता है क्या? नहीं दिला सकते। एक बिंदु निकल के आया, हमें 1200 लोगों पे काम नहीं करना। कैसे काम नहीं करना है? हम क्या बोझ लिए घूमते हैं? ये बोझ लिए घूमते हैं कि 1200 वोटर पे काम करना है, इतना प्रेशर है। हमें फिल्टर करना है। सबसे पहले जैसे हमें कोई चीज खरीदनी होती है तो उस चीज को खरीदने के पहले हम हिसाब लगाते हैं ना, कितने पैसे चाहिए। मान लो कोई चीज, ये चश्मा 2000 रुपए का आ रहा है, मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपए, तो पहले हम जमा पूंजी देखते नहीं देखते? देखते ना? तो जमा पूंजी हमारे पास कितनी है? हमें वोटर लिस्ट को पढ़ना है। उसको जब हम पलटेंगे, उस वोटर लिस्ट में सबसे पहले ये निशान लगा लेना है कि हमारी विचारधारा के कितने लोग हैं। ये कठिन काम तो नहीं है। जैसे आप पेज पलटेंगे, पेज पलटने के साथ साथ आप निशान लगाते जाइए कि हमारी विचारधारा के कितने लोग हैं। अगर आपकी विचारधारा के उस बूथ पर 400 लोग निकले तो उन 400 को आप अलग रख लीजिए, उनकी सूची अलग बनाइए। हमें उन 400 लोगों पर ऊर्जा खर्च नहीं करनी। फिर अपना प्रतिद्वंदी कौन ढूंढता है? कोई ढूंढता है?
जैसे आपसे किसी ने कोई कभी कुछ कह दिया होगा तो आप भूलोगे नहीं, भूलोगे, आप याद रखोगे ना। उसी तरह मतदाता सूची में फिर हमें यह देखना है कि हमसे विपरीत विचारधारा वाले मतदाता कौन है, उनको अलग चिन्हित कर लेना है, उनकी एक अलग सूची बना लेना है। यदि वो 300 निकले तो उनको भी हमें बात नहीं करनी है। तो 400, 300, 700 मतदाता हो गए। अब कितने मतदाता बचे? 500। फिर हमें ये ध्यान देना है कि कोई रोजी रोटी के जुगाड़ में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो रोजगार के लिए बाहर गए हुए हैं, ऐसे कितने लोग हैं, तो उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जो चुनाव में वोट डालने के लिए आते हैं। अगर नहीं आते हैं उनको अलग सूचित चिन्हित कर लेना है, उनकी लिस्ट अलग बना लेना है, ताकि मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि पोलिंग वाले दिन ये वोट तो डलने ही नहीं है। जो वोट डलने नहीं है, यदि वो सूची आपके पास होगी, यदि वो वोट डलने जाएगा तो उसको आप टेंडर और चैलेंज वोट कर सकते हो। अगर ऐसे कितने लोग हैं जो हवा का रुख देखकर चुनाव में वोट करते हैं, जो ना कांग्रेस के दबाव में रहते, ना भारतीय जनता पार्टी के दबाव में रहते हैं, ऐसे कितने लोगों को चिन्हित करना है, क्योंकि उनसे समन्वय समिति जो हमें बताई है, उस समन्वय समिति के माध्यम से हम बात कर सकते हैं, उन्हें अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। हम ये ना सोचें कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पूरे बूथ को हम ही संभाल लेंगे। ऐसा कोई भी एक व्यक्ति नहीं होगा जो पूरा बूथ संभाल सकता हो। यदि संभाला होता तो हमारे नतीजों में परिवर्तन क्यों नहीं आया है? क्या कोई बूथ कमेटी क्या होती है? बूथ कमेटी क्या है? 20-25 लोगों को समूह लेते, केवल नहीं, केवल समूह नहीं है। बूथ कमेटी यदि आपने बहुत अच्छी बना ली तो आधी लड़ाई आपकी वहीं जीत जाओगे आप। बूथ कमेटी में हम ध्यान रखते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है हमें कि जिससे हमारी असहमति है, यदि हमारी दादा से हमारी कोई बुराई भी है व्यक्तिगत, तो मैं बूथ कमेटी बना रहा हूं, बूथ अध्यक्ष हूं, तो हमें उनको भी रखना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है केवल मुझसे बुराई हो, लेकिन सारे गांव में उनकी स्वीकारता बहुत ज्यादा हो। तो हमें निजी उसको व्यक्तिगत बातों को छोड़कर हमें जो है आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब एक समूह होगा तभी आप वोटर लिस्ट का अध्ययन कर पाएंगे। और हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, जब बूथ कमेटी यदि अच्छी बनती है तो अपनी वोटर लिस्ट को कई हिस्सों में बांट लीजिए, 3-3 पन्ने बांट लीजिए, 4-4 पन्ने बांट लीजिए। अब आपने जो कहा कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, कैसे पता चलेगा? ये पता तो जब चलेगा ना जब उनके घर संपर्क करने जाएंगे। घर पर बैठ के लिस्ट बनाएंगे, पता नहीं चलेगा, क्योंकि सब पता चल जाता है कौन कब आने वाला है, कौन कब नहीं आने वाला है। यदि हमने अपनी पोलिंग पर इसी व्यवस्था के तहत अगर 50 वोट भी बचा लिए, फर्जी वोट डलने से बचा लिए या अपने वोट बढ़ा लिए, तो उन वोटों की आप संख्या लगाओ। जैसे मोटा मोटा मान लो 300 पोलिंग है, 50 में 300 का गुणा करेंगे तो 50,000 वोट आ जाएगा। क्या हमने अतिरिक्त कोई मेहनत की है? क्या? हाँ, तो वो भी बीएलए की भूमिका है। मतदाता सूची के लिए नाम घटाना, नाम जो उसी पे आ रहे हैं, क्रमशः चल रहे हैं। तो उस जब बूथ कमेटी में संपर्क होगा तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि फलाने घर में 5 लोग हैं, अधिकांशतः 3 लोग यहाँ रहते हैं, 2 लोग यहाँ नहीं रहते हैं, उनकी सूची अलग हमारे पास होनी चाहिए। इस जो वोटर लिस्ट पे काम हो रहा है, ये जो वोटर लिस्ट पे आप चिन्ह लगा रहे हो, ये वोटर लिस्ट अलग रखिए। ये वोटर लिस्ट पता कब काम आएगी आपको? जब बूथ पर अपने एजेंट को बिठाएंगे तो ये चिन्ह लगी हुई वोटर लिस्ट उसके पास होनी चाहिए, ताकि उसको पता चले कि आने वाले थे नहीं, ये वोट डलाने आ गए हैं, तो इनको वोट नहीं डलना चाहिए। वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बगैर शुद्धिकरण कुछ नहीं होता है। जैसे नाम कटाना है, नाम जोड़ना, फॉर्म नंबर क्या है, फॉर्म नंबर कौन से लगने, वो भी बता रहे हैं। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि हमारे बूथ पर हर कोई कहेगा, यदि कोई भी पूछता है भाई आपके बूथ पे इस बार रिजल्ट क्या रहेगा, तो ऑब्वियसली हर कोई ये कहेगा कि हमारे बूथ पर इस बार 20 वोट बढ़ेंगे, कोई कहेगा 10 वोट बढ़ेंगे, कोई कहेगा 40 वोट बढ़ेंगे, कोई कहेगा 50 वोट बढ़ेंगे। बोलेगा नहीं बोलेगा? लेकिन ये 40 वोट आप जोड़ोगे कहाँ? लक्ष्य का निर्धारण कैसे होता है? लक्ष्य, बिगड़ लक्ष्य के निर्धारण के
कोई भी काम आसान नहीं हो पाता। इसके लिए हमें अपने बूथ का पिछले 2 चुनाव का नतीजा जरूर हमें पीएलए को पता होना चाहिए। अपनी वोटर लिस्ट में लिख लेना कि 2018 में हमें इतना वोट मिला था, 2013 में इतना वोट मिला था। यदि आपने 200 वोट मिला होगा तभी तो आप लक्ष्य निर्धारित करोगे कि हमें 50 वोट और बढ़ाना। आपको ये पीएलए पुस्तिकाएं मिलेगी क्या? ये पीएलए पुस्तिकाएं वितरित नहीं हुई क्या? ये आप लोगों के लिए कमलनाथ जी के द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पुस्तिकाएं भेजी गई हैं। तो ये जहां भी हो आप मंगा लीजिए, भोपाल से आ गई होगी आपके पास। तो इसमें जैसे आपको नाम घटाना है तो फॉर्म नंबर 6 भर के देना है, जिनका आपको नाम जोड़ना है। नाम जोड़ने के लिए उसकी वोटर आईडी, अपने परिवार की एक दिन की वोटर आईडी, फोटो, तत्कालिक फोटो और जन्म तिथि से संबंधित कोई प्रमाण देना पड़ेगा। और नाम कटाने के लिए ये आधार संख्या। अच्छा, एक चीज और है, कई बार क्या होता है हमारा वोटर लिस्ट, हमारा मतदाता पहचान पत्र हो जाता है, तो अब तो वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से भी लिंक करने का काम कराया जा रहा है, जिसमें और का में अपनी आधार संख्या भर के देंगे तो जो नाम आपके आधार कार्ड पर लिखा होगा वही नाम आपके वोटर आईडी कार्ड पर मतदाता सूची दर्ज होगा, तो आप आधार कार्ड के माध्यम से वोट डाल पाएंगे। पता का संशोधन कराना है स्वयं के द्वारा, उसके लिए लगेगा फॉर्म नंबर 7। फॉर्म नंबर 7 में हमें अपना पता का कोई प्रमाण देना पड़ेगा। उस प्रमाण के साथ हमें अपनी वोटर आईडी कार्ड की फोटो को भी लगानी पड़ेगी, और जो वर्तमान पता परिवर्तित कराना चाहते हैं उसका प्रमाण देकर हम वो पता करा सकते हैं। तीसरा, इसमें डुप्लीकेट कार्ड है, एक जन के 2 जगह नाम है, नाम गलत लिखा है, नाम के आगे फोटो गलत छपी है या बचपन की फोटो लगी है, उनमें सुधार करने के लिए हमें फॉर्म नंबर 8 की जरूरत पड़ेगी। ये सब फॉर्म भर के आपको अपने पीएलओ को देना है, और पीएलओ को देने के बाद उसे पुष्टि भी करनी है इस फॉर्म पे हमारे पे क्या कार्रवाई हुई है। सबसे महत्वपूर्ण फॉर्म है 12 क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि ये 85 वर्ष 80 से 85 वर्ष की उम्र के उन मतदाताओं के लिए है, प्रतिजन मतदाताओं के लिए है, क्योंकि इसी फॉर्म को भरकर वो सूची देनी पड़ेगी। क्योंकि मतदाता 50 से 85 वर्ष के मतदाता उसको हाथ भी नहीं लगाना है, और तुम गए तालाब में कूदे, उस महिला को कंधे में बिठाया और पाट में लिटाया और मैं इसलिए नाराज हूं। तो सीनियर बटन ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि मैं जो अपना कंधे का बोझ 1 घंटे पहले छोड़ आया हूं, वो तुम दिमाग में बोझ लेकर अभी तक घूम रहे हो। तो ये बोझ हमें छोटे छोटे बोझ लेकर बिल्कुल नहीं घूमना है, क्योंकि सामूहिक प्रयास से ही सफलता मिलेगी। ये चुनाव में हमें छोटे छोटे अपनी बातों को किनारे होकर सामूहिक प्रयास करना है, क्योंकि सब चाहते हैं सरकार बननी चाहिए कि बननी चाहिए। मान लीजिए सरकार बन गई, वहां भोपाल में सूची बनी सभी विधानसभाओं की, जीती हुई विधानसभाओं की, अगर उसमें आपकी देव तालाब का नाम नहीं आया तो आपकी क्या पहचान? चाहते ना हमारे देव तालाब का नाम आए। मान लीजिए देव तालाब विधानसभा जीत भी गए, फिर विधानसभा के अंतर्गत सूची बनी कि कौन कौन से बूथ हारे, कौन कौन से जीते, तो ऐसे कौन से साथी को हाथ उठा दीजिए, बता दीजिए कि कौन साथी चाहते हैं क्योंकि जीते हुए बूथ की सूची में नाम आना चाहिए, या कोई चाहता होगा हारा हुआ बूथ की सूची नाम आए। तो हमें इस तरीके से प्रयास करना चाहिए। लक्ष्य हमारा बड़ा है, हमें बहुत सी मुसीबतों से, बहुत सी ताकतों से लड़ना है। दृढ़ता ही हमें आगे ले जाएगी। आप सभी लोगों ने मुझे बड़े प्रेम से सुना और मुझे बोलने का मौका दिया, मंच का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय जगन्नाथ।